ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। जो प्रीवियस लेक्चर था अपना, उस लेक्चर में हमने कर्व्ड मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केसेस पर कुछ बात की थी। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया अपना। लगातार जो लेक्चर सीरीज आ रही थी अपनी, उसमें 3-4 दिन हमने गैप किया। तो एक हल्का सा रिवीजन सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि कॉन्केव मिरर के केसेस में आपको समझा चुका था कि कैसी कैसी इमेजेस बनेंगी और उसकी क्या क्या क्राइटेरियाज होंगी। और जहाँ कहीं भी हमको इमेज या ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ से रिलेटेड कुछ डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है, वहाँ पे हम मिरर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। दैट गोज विथ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज फोकल लेंथ, u is the object distance, and v is the image distance, all measured from whole of the mirror. And for concave mirror, focal length is going to be negative. However, for convex mirror, the focal length is going to be positive. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बनते जाते हैं, कभी रियल, कभी वर्चुअल, कभी मैग्नीफाइड, कभी डिमिनिश्ड, कभी इरेक्ट, कभी इन्वर्टेड। तो उसका एक पूरा समराइजेशन अगर मैं आपके सामने इन वन शॉट रखना चाहूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ये याद आ रहा है आपको? यस, आर यू रिकॉलिंग दिस? यस और नो? यस सर। जिसमें हम लोग कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज बनती है फोकस पे। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाना करते हैं, वैसे वैसे ये इमेज ऐसी बड़ी 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 होती जाएगी, मैग्नीफाई होती जाएगी। एंड द मोमेंट वी रीच द फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोकस पे बनाया या ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे लाते हैं, इस जगह पे लाते हैं, तो उसकी इमेज माइनस इंफिनिटी पे बन जाती है। जस्ट टू शो यू काइंड ऑफ कंसिडरेशन, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा कुछ ऐसे, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज हो सकता है मुझे यहाँ मिले। ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा और आगे लाता हूँ तो उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज हो सकता है मुझे यहाँ मिले। ऑब्जेक्ट को अगर मैं एग्जैक्टली 2f वाले पॉइंट पे लाता हूँ तो उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे 2f पॉइंट पे मिलती है। ऑब्जेक्ट अगर और आगे जाएगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज ऐसे। तो दिस इज हाउ इट इज जस्ट गोइंग टू वर्क आउट। रिकॉल हुआ ये? यस, यस सर। ओके। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाते हैं, यानी कि यहाँ इस जगह पे, तो फोकस से जस्ट पहले अगर मैं कहूँ, जस्ट पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन माइनस इन्फिनिटी पे, सॉरी इमेज की पोजीशन माइनस इन्फिनिटी पे, और फोकस के जस्ट बाद में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करना शुरू किया तो माइनस इन्फिनिटी से इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाती है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी पे। जबकि माइनस इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेज जो है वो रियल होगी, और प्लस इन्फिनिटी यानी कि मिरर के पीछे बनने वाली इमेज जो है वो वर्चुअल होगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे कंटिन्यू 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 करता जाता हूं तो इमेज प्लस इन्फिनिटी से नजदीक 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 आते 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 फाइनली यहाँ पे बनेगी। तो इस मोशन के लिए ऑब्जेक्ट के इमेज का ये मोशन नजर आएगा। और फिर फाइनली अगर मैं इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को आगे कैरी करता जाता हूं तो इमेज बस इतने से पोर्शन में यहाँ बनेगी और ये रियल इमेज। तो ऐसे हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। जैसे सिंपली अगर मैं इसे रीड्रॉ करूँ आपके सामने तो सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी कि ये मिरर है, ठीक है, लेट्स से कि ये मिरर है। इसके लिए ये इसके पूरे डिस्क्रिप्शंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज गोइंग टू बी पोल, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फोकस, दिस इज गोइंग टू बी, यू कैन ऑल्सो से C और यू कैन ऑल्सो राइट एज 2f, ठीक है। सिमिलर मेजरमेंट्स आप दूसरी साइड में भी कर सकते हो, सिमिलर मेजरमेंट्स, ठीक, यानी कि जो मेजरमेंट आपने यहाँ किया उतना ही मेजरमेंट दूसरी तरफ। अब जरा सोच के बताना कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ ऐसे, ये ऑब्जेक्ट की लाइन है, तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगी? F से 2F। F से 2F, वेरी गुड। ये पोजीशन हो गई इमेज की। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ
तो इमेज कहाँ जाएगी? 2f से इन्फिनिटी। 2f से इन्फिनिटी, वेरी गुड, ये माइनस इन्फिनिटी। जस्ट आगे अगर मैं f के ले जाता हूँ इसको जस्ट आगे, तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। और उसके बाद अगर मैं इस तरीके से इसको कंटिन्यू करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो इमेज ऐसे कंटिन्यू करेगी। करेक्ट है ना? यस। और एट लास्ट अगर मैं इसी तरीके से इमेज ऑब्जेक्ट को ऐसे कंटिन्यू कर जाता हूँ आगे की तरफ, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे यहाँ मिलेगी। आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये पैटर्न पूरा हमें याद रखना है। अब इस बात को हम बड़े ही सिंपल तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो क्वाड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग काम करते हैं। एक एक्सिस हम लोग बनाते हैं u वाला, एक एक्सिस हम बनाते हैं v। ऑफ कोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये नंबर्स यहाँ जो भी आएंगे ये u की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ये u की नेगेटिव वैल्यूज। उसी तरीके से ये v की पॉजिटिव वैल्यूज और ये v की नेगेटिव वैल्यूज। तो जब हम इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज ट्रेस करते हैं पोजीशन के हिसाब से, तो हमें ऐसा कुछ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लाइक दिस। ऑफ कोर्स इसके आगे ये जाएगा सीधा इन्फिनिटी। ये अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता है तो ये भी इन्फिनिटी जाएगा, ये ऐसे कंटिन्यू करेगा तो ये इन्फिनिटी, और ये ऐसे इन्फिनिटी। अब जरा इसके पैटर्न को समझिए। यहाँ जो भी मैं नंबर्स ले रहा हूँ इसका क्या मतलब है? u कैसा है? नेगेटिव है ना u? यस। यस। इसके लिए इस लाइन के हिसाब से v की वैल्यू इधर बनेगी, तो ये भी कैसी बनेगी? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव बनेगी। सारी बात समझिए। एंड सो ऑन। अगर मैं देखो इस जगह पर बराबर अगर बात करता हूँ f निकालता हूँ, तो इस f की वैल्यू मतलब u की वैल्यू f के बराबर, तो उसके लिए मुझे इमेज की वैल्यू कितनी मिल रही है? इमेज की पोजीशन कितनी मिल रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। आ रहा है ना समझ में? और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है, तो उसको करस्पॉन्ड करने वाला इमेज का डिस्टेंस मुझे बराबर से f मिलेगा। आ रहा है ध्यान में? यस सर। तो मोर और लेस इस ग्राफ को आप पढ़ना सीख लें कैसे रीड किया जाता है, और इसका एक पैटर्न आप याद रखें। अब एग्जामिनेशन में अगर ये पूछा जाता है कि भाई कॉनकेव मिरर के लिए कैसा ग्राफ एक्सपेक्टेड है, तो वी कैन से दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड। समटाइम्स एक और रिलेटेड कंडीशन एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि आप v और u का ग्राफ नहीं बनाते हुए 1/v का ग्राफ बनाए आप, और 1/u का ग्राफ बनाए। अब देखो 1/v और 1/u का जब हम ग्राफ रिलेट करेंगे तो इट हैज टू बी अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, क्योंकि मिरर इक्वेशन को अगर मैं फॉलो करता हूं तो 1/v 1/u ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं ये चली जाती हैं किसमें? कन्वर्टेबल है किसमें? फोकल लेंथ। और अगर एज अ ग्राफ अगर हम इसका स्लोप वगैरह कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू को बताता है। तो इफ वी ट्राई टू प्लॉट ए ग्राफ फॉर द वैल्यूज ऑफ 1/v एंड 1/u, ठीक, तो इसके लिए जो एक एक्सपेक्टेड ग्राफ है, या इसके लिए हम कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ ग्राफ आएगी वो ऐसी आएगी। ये नेचर आएगा, जहां पर हम बराबर से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को ठीक ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये जो सेगमेंट आया है, इस सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, लेकिन 1/u फैक्टर नेगेटिव है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है और इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है। ऐसा कब होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होने का सीधा सीधा मतलब हो गया कि यहाँ पर हमको रियल ऑब्जेक्ट मिलता है। यस, रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब वो मिरर के सामने है ना? यस सर। और इस सेगमेंट को अगर आप यहां से लेकर के यहां तक देखते हैं, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस है 1/v, वो तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि मिरर के पीछे
वर्चुअल हो गया। तो ग्राफ का ये हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक हमको क्या बताता है? यस, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज की कंडीशन। समझ रहे हो? आप थोड़ा इस पर दिमाग लगाइए, सिर्फ इतना सा पोर्शन। इसमें आप नोटिस करेंगे कि 1/u ये फैक्टर भी नेगेटिव है और 1/v ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव है। Both negative, yes. दोनों नेगेटिव है। बेटा अगर दोनों नेगेटिव होते हैं, सिर्फ इतने मिडिल पोर्शन की बात करता हूं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी Image भी real है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। अब इधर सोचो, अच्छा रियल कब बोलते हैं हम? जब चीजें मिरर के सामने बनती हैं। मिरर के सामने जो भी डिस्टेंस में मेजर करूंगा वो तो नेगेटिव होगा ना, है Yes, ना? sir. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज में अगर आता है तो डेफिनेटली रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनेगा। अब इस सेगमेंट में देखिए, इस सेगमेंट में क्या होता है? Virtual object. सेगमेंट में आप देखेंगे कि u पॉजिटिव है। u पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट पीछे चला गया और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, तो इमेज सामने आ रही है। इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट हमको बता रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेकिन रियल इमेज। अब इसे मैं अगर नंबर 1 दे देता हूं और इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं और इसको नंबर 3 देता हूं, तो ये पोजीशंस होंगी। देखो यहां से लेकर के यहां तक जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये रियल इमेज है। इसके आगे यहां से यहां तक ये रियल ऑब्जेक्ट है लेकिन ये वर्चुअल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। इसके पीछे सोचो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। Real image। अब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज मतलब ये ऑरेंज पोर्शन, ये ऑब्जेक्ट की लाइन, ये इमेज की लाइन। समझ रहे हैं बात? रियल Yes, ऑब्जेक्ट sir। वर्चुअल इमेज। यहां देखिए ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल इमेज है। तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज मतलब ये सेगमेंट बता रहा है। और एट लास्ट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज मतलब ये पीछे का पोर्शन। ये ऑब्जेक्ट चला गया पीछे तो ये वर्चुअल बन गया और ये इमेज के लिए रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए अच्छे से। इसकी तुम 10 बार प्रैक्टिस करो। फ्री हैंड तुमको बनाने आना चाहिए, फ्री हैंड एकदम से, कि कैसे बनेगा। तो कोई भी एक रैंडम पोजीशन पर जब हमें ऑब्जेक्ट बताया जाता है तो हम उसके लिए एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पॉसिबल इमेज कहाँ बनेगी। याद रखिए जो भी केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं ये किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए। Concave। अब इसी तरीके का डिस्कशन हम लोग करते हैं, बट वी विल बी टेकिंग द केसेस कंसिडरिंग द कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कंपैरेटिवली इस पर कम क्वेश्चन आते हैं। कॉनकेव पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कन्वेक्स पर थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हमें समझ आ जाना चाहिए। अब मैंने इसको क्या किया है कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। ध्यान से देखिए 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। रीजन 1 मैं पूरा मिरर के सामने वाला हिस्सा ले लूंगा, ये रीजन 1 कहलाएगा। मतलब मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा या इमेज किसी तरीके से मिरर के फ्रंट में बन गई, उसके सामने बन गई, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उसके बाद बिहाइंड द मिरर, देन अगेन आई हैव 3 सेक्शंस। सेक्शन 2 पोल से फोकस तक, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f तक, और फिर 2f से लेके आगे इन्फिनिटी तक कहीं भी जाओ। अब इसके लिए अगर हम इमेज ट्रेसिंग करने लगे तो वी हैव सर्टेन कंडीशंस ऑफ इट। ध्यान से देखिए, मैं अब डायग्राम्स तो नहीं निकालूंगा जैसे मैंने कॉनकेव मिरर के लिए आपको सारी निकाल के बताई, वैसे डायग्राम्स तो नहीं निकालूंगा, बट कंक्लूजन्स में आपके सामने रखता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट हमने मिरर के सामने रखा है, सो वन ऑफ द रे वी आर शोइंग इट लाइक दिस, अनदर रे वी आर शोइंग इट लाइक दिस। ठीक, इमेज यहाँ बनी। अब जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं, ध्यान से पढ़िए, फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर तुमने ऑब्जेक्ट रखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज 100% आपको छोटी मिलेगी, साइज में डिमिनिश्ड होके मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी यानी कि मिरर के पीछे ही मिलेगी, और इरेक्ट मिलेगी, जैसा ऑब्जेक्ट पोजीशन में है वैसी ही इमेज पोजीशन में आएगा।
ठीक, क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो इसलिए हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहते हैं तो हम कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से आपको मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को, ऑब्वियस बात है, मिरर के सामने रखोगे। मिरर के सामने रखोगे तो आपको छोटी ही इमेज मिलेगी, यू कांट गेट द मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, हो सकता है एक ऐसा सिंपल सा एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि क्या कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन के लिए यूजफुल है क्या? टेक्निकली if the object is kept in front of the mirror then it is not useful. Now let's talk about the second case. सेकेंड केस में हम ये देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, मिरर के पीछे रखा, लेकिन ये वाला सेकंड रीजन P और F के बीच में रखा है। ये देखिए, यहाँ P है, यहाँ F है, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। अब सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। वर्चुअल है, वेरी गुड। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमको मिल रही है ये मैग्नीफाइड होके मिलेगी। तो ध्यान में बिठाएं तीन बातें। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगी रियल, वो भी इरेक्ट मिलेगी और मैग्नीफाइड मिलेगी। ठीक, ये कंडीशन अच्छे से आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। लेट मी रिपीट, मिरर के सामने अगर मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो मुझे इमेज कैसी मिलती है? वर्चुअल। वर्चुअल मिलेगी, स्मॉल इन साइज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, इन्वर्ट नहीं हो रही है, उल्टा नहीं हो रही है, जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक, रे डायग्राम आप चाहें तो इजीली प्रैक्टिस करें, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, मिरर के पीछे रखा, बिहाइंड द मिरर रखा, लेकिन फोकस से पहले, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रखा। तो याद रखिए, हमको मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, बड़ी इमेज मिल रही है और इरेक्ट मिल रही है, और मिरर के सामने चूंकि इमेज बन रही है तो इसलिए इस इमेज को हम कॉल करेंगे रियल इमेज। नाउ गोइंग टू द थर्ड केस। अब जो ऑब्जेक्ट हमने रखना है उसे हम क्या करेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि F और C के बीच में। ठीक है, गेटिंग द कंडीशन? अब जब फोकस और C के बीच में इसको रखते हैं तो पहली बार हमको इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, फर्स्ट टाइम। अब तक हमें एक बार भी इन्वर्टेड इमेज नहीं मिली, और वो भी हमको ये इन्वर्टेड के साथ साथ कैसी मिल रही है, वर्चुअल, लेकिन मैग्नीफाइड मिल रही है। केस दिमाग में बिठाएं, मैं आपसे ये सवाल करूंगा। ठीक, F और C के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो मुझे इमेज कैसी मिल रही है? वर्चुअल। वर्चुअल और इन्वर्टेड। लास्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे ले जाके मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं और आई कैन कीप इट टिल इन्फिनिटी एनीवेयर, इन्फिनिटी तक मैं उसको कहीं भी रख सकता हूं, ऐसी सिचुएशन है। तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, C को क्रॉस करके हमने आगे ऑब्जेक्ट को रखा। अब रे डायग्राम की झंझट में ज्यादा नहीं जाते हैं, बस केस याद रखते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी टेक्निकली इसके रे डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, ना तो थ्योरी पेपर्स में आएगा और ना ही एमसीक्यूज में। बस हमें केसेस अच्छे से याद रखने हैं। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली मुझे इमेज कैसी मिल रही है? स्मॉल। स्मॉल इन साइज मिल रही है। स्मॉल इन साइज का सीधा मतलब है कि ये डिमिनिश हो जाएगी। दूसरा, आप नोटिस करें, इमेज हमको उल्टा इन्वर्टेड मिल रही है और वर्चुअल मिल रही है। अब गौर से सुने, रीजन 1 यानी कि मिरर के सामने अगर हम कहीं भी रखते हैं तो इमेज वर्चुअल ही मिलेगी, डिमिनिश्ड ही मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। मिरर के पीछे रखते हैं बट बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज रियल मिल जाएगी, मैग्नीफाइड मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। तीसरा, ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर F और 2F के बीच में रखा, तो ऐसी सूरत में हमको इमेज इन्वर्टेड मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी और वर्चुअल मिलेगी। और लास्टली अगर हम देखते हैं, यानी कि यहाँ जिसमें हम ऑब्जेक्ट को C के भी आगे ले जाते हैं, बियॉन्ड C रखना शुरू करते हैं, तो हमको डिमिनिश्ड इमेज मिलना शुरू होती है, और वो भी वर्चुअल और इन्वर्टेड। ठीक, अब इस पूरे सीक्वेंस में हमको रियल इमेज सिर्फ एक ही जगह मिली। कहां? जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, और वो भी ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए?
वर्चुअल Virtual. वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब बताइए इस रीजन में हमको क्या क्या मिलेगा, पहले रीजन में हमको क्या क्या मिलेगा? Virtual. अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में रखा गया है तो वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट, Direct. इरेक्ट सेम, इन्वर्ट नहीं होगी। रीजन 2 में अगर हम रखते हैं तो रियल इमेज, Magnified. रियल इमेज, मैग्निफाइड इमेज और इसके साथ साथ Direct. Direct. इरेक्ट इमेज। वेरी गुड, ये दिमाग में बिठा लेना है आपने अच्छे से, इस पे बहुत काम करना है आपको। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड, पहली बार इन्वर्ट हो गई, इन्वर्टेड इमेज लेकिन मैग्निफाइड मिल रही है। और सी के भी बियॉन्ड रखना शुरू करते हैं तो इन्वर्टेड, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। बात बैठी दिमाग में? Yes, sir. अब मैग्निफिकेशन सिर्फ दो जगह होगा, P से F के लिए मैग्निफिकेशन होगा और F से C के लिए भी मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन इन मैग्निफिकेशंस के प्रोसेस के लिए हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। P और F के बीच में रखूंगा तो मुझे एक फायदा यह है कि इरेक्ट मैग्निफाइड मिलती है, F और C के बीच में रखूंगा तो मुझे इन्वर्टेड मैग्निफाइड मिलती है। क्लियर बात? Yes, sir. अब इन सभी बातों को अगर हम एक सिंपल स्कीम के जरिए बताना चाहते हैं, सिंपल स्कीम, ध्यान से देखना आप, तो ये रहती है हमारी स्कीम। अब इस पूरी स्कीम पर नजर डालो आप, मैंने सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। ये जो ग्रीन लाइन है यहां से यहां तक, ये कैसे टाइप के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? Real. रियल ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, आरओ लिखा ना यहाँ पे। अब ये जो ग्रीन लाइन है पूरी, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना? Yes. इसके लिए करस्पॉन्डिंग इमेज यहां मिलेगी, ये ग्रीन लाइन पे, और ये वर्चुअल इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहां कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो हो सकता है कि इसका करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे यहां मिले। ठीक है, Yes. यहां कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो हो सकता है कि इसका करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे यहां मिले। और ऐसे करते करते अगर मैं ऐसे नजदीक आते जाता हूं तो ये बराबर जब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को ले आऊंगा तो यहाँ मुझे इमेज मिलेगी। आ रहा है समझ में? Yes. जरा तरीके को देखिए मैं कैसे आपको सिखा रहा हूँ। इसमें मैं रे डायग्राम पर अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रे डायग्राम की जरूरत ही नहीं है हमको ज्यादा। सिर्फ हमें पोजीशंस लोकेट कर लेने हैं कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ और कैसी इमेज बनती है, और उसका एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए, एट एनी टाइम हमें ड्रॉ करने आना चाहिए। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द मिरर ले जाता हूं, यानी कि यहां, लेकिन फोकस से पहले ही रखता हूं उसको, पोल और फोकस के बीच में रखता हूं, तो आप लॉजिकली याद करके बताइए कि इसकी इमेज कैसी बन रही थी? रियल, Magnified. मैग्नीफाइड। मतलब ये जो ऑरेंज लाइन है ऑब्जेक्ट की यहां से यहां तक, इसके लिए इमेज लाइन यहां चल रही है, समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे यहां मिले। ठीक, Yes, sir. ठीक है ना? हाँ sir. ओके। अब ऐसे करते करते अगर मैं ऑब्जेक्ट को जस्ट फोकस पे लाता हूं, जस्ट फोकस पे, तो उसकी इमेज कहां बन रही होगी? माइनस इन्फिनिटी पे, है ना? और जैसे Yes, ही sir. मैं उसे फोकस के उस तरफ ले जाता हूं, ये फोकस के उस तरफ ले जाता हूं, ऑन द अदर साइड ऑफ द फोकस, बियॉन्ड फोकस ले जाता हूं, तो सीधा वो माइनस इन्फिनिटी से इमेज कहां शिफ्ट हो जाएगी? Plus infinite. तो इस सेगमेंट में अगर मैंने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा, ये ब्लू लाइन से बता रहा हूं, तो इमेज यहां बन रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे इधर मिलेगी। ठीक है, Yes, sir. तो आप देखिए ध्यान से कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज भी वर्चुअल है, लेकिन ये मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है। लास्टली अगर हम 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड चले जाते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे यहां मिलेगी। अब ये इन्वर्टेड है और डिमिनिश होता जाएगा।
और एग्जैक्टली अगर मैं 2f पे आता हूँ ना, तो कमाल की बात याद रखिए, एग्जैक्टली 2f तो उसकी इमेज भी 2f पे उतनी ही सेम साइज की बनेगी। समझ रहे हो बात? Yes, sir. ये तो याद कर लेना चाहिए तुमको, c के लिए c होता है ना, 2f के लिए 2f। तो बियॉन्ड 2f अगर हम कंटिन्यू करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ शिफ्ट होती जाएगी और ये डिमिनिश होती जाएगी, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को प्लस इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, आपकी इमेज जो है वो फोकस पे बनती है। जस्ट लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने एक डायग्राम रखता हूं, जस्ट लाइक ये मान लीजिए मिरर की पोजीशंस हैं, ठीक, ये f, ये 2f, ऑन द अदर साइड भी ये f और ये 2f। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सर f तो इधर आता है पीछे की तरफ, आप सामने क्यों ले रहे हैं? बेटा हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस सामने लेना शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट जितना, मतलब मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर गिनती में लेते हैं। फोकस तो पीछे ही आएगा, नो डाउट, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे ही आएगा, बट डिस्टेंस टू डिस्टेंस हम सामने उसको लेबल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब सोचिए कि इसके लिए अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं बनाया, जस्ट थिंक ऑन इट, बताइए मुझे इमेज कहां बनानी चाहिए? इफ आई से कि ये पोल है, कहां मुझे इमेज बनानी चाहिए इसकी? पोल और फोकस के बीच में। वेरी गुड, पोल और फोकस के बीच में, और वो भी मुझे छोटी बनानी चाहिए ऐसी। करेक्ट है ना? Yes, बस sir. कोई रे डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप इसको गहराई से समझें। हो सकता है आपको काफी बोर हो रहा होगा कि क्या कर रहे हैं सर, ये क्या ले रहे हैं, बट थिंक ऑन इट। आप बिना रे डायग्राम के एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v मिरर इक्वेशन लगा करके, तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंसेस भी उसके एस्टिमेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन हुआ नहीं हुआ, प्लस में वैल्यू है, माइनस में वैल्यू है, सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। और उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठना चाहिए। चलिए सोचते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है कुछ इस तरीके से लेट्स से यहां पे बनाते हैं ये ऑब्जेक्ट। अब बताइए इमेज कहां जाएगी? ध्यान से देखिए। Inverted, वेरी गुड, Plus. magnified. मैग्नीफाइड, वेरी गुड, लेकिन बनाए कहाँ? Plus infinity. Plus infinity. नहीं, प्लस इन्फिनिटी पे तो उस वक्त आएगी जब ये फोकस पे है। मैं तो फोकस से आगे निकल आया, ये फोकस से आगे निकल आया मैं, मतलब ये ब्लू लाइन। तो हो सकता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज मुझे यहाँ कहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी बनानी। देखो इस ब्लू सेगमेंट में अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ बनाता हूँ, उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज तो यही बनेगी ना। Yes, sir. समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. अच्छा, एग्जैक्टली अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो वहाँ 2f है ही नीचे। 2f पे ही आएगी, शाबाश, और सेम साइज की आ जाएगी। करेक्ट है। अच्छा आप क्या बताओ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो, ये पोजीशन पे रखा था, सर मैग्नीफाइड मिलेगी। मैग्नीफाइड मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी? मिरर के Real. बिहाइंड या मिरर के इन फ्रंट? फ्रंट। फ्रंट में मिलेगी। मिरर के फ्रंट पे कहाँ? हो सकता है यहाँ कहीं ऐसी मिल जाए इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज, क्योंकि जैसे जैसे मैं फोकस के नजदीक नजदीक पहुंचूंगा, ये इमेज और बड़ी होते होते इन्फिनिटी पे चली जाएगी। यस सर। अब इस चीज को भी अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन में समझना चाहते हैं कि भाई अगर हम ग्राफ बना लें वाकई, तो कैसा आएगा ग्राफ? ऑब्वियस बात है, एक एक्सिस पे हम लोग v ले लेते हैं, एक एक्सिस पे u ले लेते हैं, और चारों क्वाड्रेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द डिस्टेंसेस। कभी कभी दोनों पॉजिटिव हैं, कभी कभी दोनों नेगेटिव हैं, कभी कभी दोनों दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो पूरे ग्राफिकल वेरिएशंस को जब हम ध्यान से देखते हैं या पूरे प्लॉटिंग को ध्यान से देखते हैं, तो इसका जो एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझ में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस। ये आगे इधर इन्फिनिटी कैरी करेगा, ये इधर इन्फिनिटी कैरी करेगा, ये इधर इन्फिनिटी, और ये इस तरीके से नीचे जाते हुए इधर। अब आप बोलेंगे सर आप ये कैसे बना रहे हो?
तो देखो सिंपल सी बात सोचो, ये यू एक्सिस है और ये नेगेटिव है ना, यस बराबर। अब जब u का डिस्टेंस नेगेटिव है तो u के सारे नेगेटिव डिस्टेंस के लिए v की वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे देखो यहाँ एक वैल्यू ले ली मैंने, मान लो बेटा, तो इसकी करस्पॉन्डिंग v वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। यहाँ एक वैल्यू ले ली तो इसकी करस्पॉन्डिंग v वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ एक वैल्यू ले ली तो इसकी करस्पॉन्डिंग v वैल्यू पॉजिटिव। और ऑब्वियस बात है ऐसा ही है कि u की पूरी नेगेटिव वैल्यूज के लिए v की सारी वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है और इमेज मिरर के पीछे है। मिरर के सामने का डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, मिरर के पीछे का डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। यस सर। रियल वर्चुअल के हिसाब से रे डायग्राम को कंसिडरेशन में लाते हुए, पिछले लेक्चर्स आपके जहन में हैं, ऐसे ध्यान में रख के बोल रहा हूं मैं। तो ये सारे नंबर्स हमको वही वैल्यूज बताएंगे। अब जब हमने u पॉजिटिव किया, u पॉजिटिव करने का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे ले जाते हैं। तो फिर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, ऑरेंज, ये ब्लू और ये रेड। ऑरेंज, u पॉजिटिव है लेकिन v नेगेटिव है, तो u पॉजिटिव है लेकिन v नेगेटिव है, तो ये पोर्शन बता रहा है, समझ रहे हैं? यस सर। और उसी पॉजिटिव u पर अगर हमको एक माइनस इन्फिनिटी वाली इमेज मिल रही है तो हमको एक प्लस इन्फिनिटी वाली इमेज भी मिलेगी। जैसे कि आप यहां से शिफ्ट होते होते f तक आते हैं, जैसे ही आप f पर आ जाते हैं तो आपकी इमेज कहां बन रही है? माइनस इन्फिनिटी। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इस f के आगे ले जाते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी से इमेज सीधे शिफ्ट हो जाती है कहां पे? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का मतलब हम ये माइनस इन्फिनिटी से टर्म बोल के सीधा प्लस इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर u पॉजिटिव है और v भी पूरा पॉजिटिव चलेगा। तो मेरा क्या मानना है कि आप इसके नेचर को याद रखिए, ठीक। अगर मैं किसी जगह पे इस तरीके से बना दूं, ये कॉन्केव मिरर हो गया, समझ लो बात। यस सर। और अगर मैं किसी तरह किसी ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में ऐसा बना दूं, ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। ये स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखो, हम इसका कोई टेक्निकल यूज नहीं करने वाले, सिर्फ क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हम इस पे और घंटा भर बात कर सकते हैं और वैल्यूज को निकाल सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, रे डायग्राम के पीछे कोई वक्त खपाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ के और ज्यादा एनालिसिस में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक्सपेक्टेड ये है कि आप इसका शेप याद रखें कि कैसा बन रहा है। और ये जो डायग्राम मैं आपको दे रहा हूं, चाहे कॉन्केव मिरर के लिए हो या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसकी मैं कहूंगा आपको 20 बार प्रैक्टिस कर लो आप। अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज पोजीशंस क्या है, और ये पूरे एरोज बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगी, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगी। रियल वर्चुअल सब कुछ लिखा है मैंने इसमें। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, बात खत्म। अब एक और ग्राफ भी बनाया जाता है इसका, कि अगर हमने u और v की बजाय 1/v और 1/u का ग्राफ बनाया तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यस, ऑब्वियस बात है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसके थोड़े क्वाड्रेंट्स चेंज हो जाएंगे। पिछली बारी जो वैल्यूज हम लोग बना रहे थे उसके मुकाबले में देखें तो इसके क्वाड्रेंट्स चेंज होंगे और हमको ये ऐसा मिलेगा। याद करो पिछले बारी इधर आया था, ठीक है ना। कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के लिए इधर बनाया था मैंने स्ट्रेट लाइन। अब सोचो इस पोर्शन में, यानी कि यहां से यहां तक v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है ना। यस। पोर्शन पे देखो v पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू और ये u की नेगेटिव वैल्यू, बराबर। यस सर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये रियल ऑब्जेक्ट को बताएगा लेकिन वर्चुअल इमेज देगा, क्योंकि v तो Yes, पॉजिटिव sir. आ गया। आप ये बीच वाले पोर्शन में सोचो, ये दोनों पॉजिटिव हैं, v भी पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है, तो ये क्या बताएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज। इमेज। अब इस नीचे वाले पोर्शन को देखो तो ये दोनों को नेगेटिव बता रहा है। दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है? रियल। यस, रियल ऑब्जेक्ट ही आएगा और रियल इमेज ही आएगी। सो वी हैव दीज वेरी सिंपल कंडीशंस टू बी रिमेंबर्ड। तो हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लेना चाहिए इन बातों को याद रखने के लिए, और खासकर मैं फिर जोर देके बोलूंगा कि आप इस पैटर्न को अच्छे से याद रखिए,
क्योंकि मैं ऐसे आपको 4 अलग अलग पैटर्न दूंगा, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। चारों के पैटर्न आपने अगर अच्छे से दिमाग में बिठा लिए तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ इमेज बनती है। आपको कोई रे डायग्राम और इनफैक्ट कोई ज्यादा बड़े फॉर्मूले भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। आप मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन अप्लाई कर लें, आपको सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। तो पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा सेगमेंट जो है वो समराइज हो जाता है सिर्फ 4 बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, प्रॉब्लम की वैरायटी अलग अलग आ सकती है, लेकिन उसको ट्रिकी लेवल पर भी अगर पूछा गया और हमारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर क्लियर है तो एक आइडिया हमको, एक परसेप्शन हमको मिलता जाएगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर मुझे यहाँ इमेज मिल रही है। सो ये ऐसे एक लेक्चर में सुन के क्लियर नहीं होगा। मैं फिर दोहराता हूँ कि आप इसे 10-20 बार, जब तक आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं तब तक आप इसको पेन पेपर लेकर के बनाएं, ड्रॉ करें, इसको प्रैक्टिस करें, इसकी ग्राफ्स दोनों और रे डायग्राम्स। मतलब ये स्ट्रक्चरल रे डायग्राम जिसे कहेंगे, पोजीशन वाली रे डायग्राम। ये कोई रे डायग्राम तो नहीं है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस बताने की कोशिश की है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन करते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, हो सकता है 2-3 लेक्चर में आपको इसके इलस्ट्रेशंस करवाता रहूंगा। तो फिलहाल मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन कोशिश करता हूँ, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस पहले आपके सामने रखता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब मैं पूरे ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपसे कुछ चीजें सुनना चाहूंगा, तो धीरे धीरे चलते हैं। देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। डिस्क्रिप्शंस के तौर पे हमको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, और एक्स एक्सिस की पोजीशन है उसकी -40। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ आएगा पूछा है। अब देखिए, इस पे ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से पहले मैं ये सोचता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है इसने। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जो फोकल लेंथ होती है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। हाँ। 10/2 यानी कि 5। अच्छा, आप मुझे बताओ ये मिरर कैसा है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? कॉन्केव। कॉन्केव। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, Yes. -5 सेंटीमीटर। अब सोचो कि ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूरी पे रखा है, -40 -40। है ना। तो u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं वो है -40 सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान से देखो, तो हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड f रखा है, यहाँ कहीं f है, बियॉन्ड f रखा है, ठीक। f के भी Yes. आगे रखा ना, f तो -5 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, -40। -40, बियॉन्ड f रखा है हमने इसको। अब अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम क्लियर है, देखिए मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में क्लियर है, बियॉन्ड f क्या, बियॉन्ड 2f रखा हमने अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर मैं 2f की भी बात करूंगा तो वो 10 पे आएगा, और हमने कहा रखा है इसको 40 पे। तो जरा सोचो कि यहां कहीं मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज यहां कहीं मिलेगी। Yes. यस सर। है ना। तो इससे मुझे फौरन ये क्लिक हुआ कि मुझे डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज मिलने वाली है, यस सर। और रियल मिलेगी, मिरर के सामने मिलेगी। तो बिना किसी सॉल्यूशन के मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता हूं कि जो भी इमेज की पोजीशन मुझे मिलेगी वो डिमिनिश्ड मिलेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलेगी, रियल होगा इमेज, और इन्वर्टेड मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर है तो इमेज यहाँ ऐसे नीचे आएगी, यहां कहीं नीचे आएगी, वो भी यहां कहीं। समझे ना। यस सर। ठीक। अब ये डायग्राम को देखिए, अगर आपने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर ली आपने इस डायग्राम को, तो बस बात खत्म हो गई। अब सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल इस पे अप्रोच लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। v इज इक्वल टू, आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखाया था, uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। U minus F. करेक्ट है। यस सर। चलिए कैलकुलेशन पूरा करें। तो v इज इक्वल टू, u कितना है, Minus f कितना है, माइनस, 5. ये हो गया -40 माइनस +5। ऊपर
मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना मिला हमको? 200 45 200 और नीचे ये एडिशन होने के बाद कितना मिला? 35। डिवीजन करके बताएं क्या? -35 सॉरी -35। तो डिवीजन करके बताएं आंसर क्या आएगा? इत्मीनान से चलेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है ऑप्टिक्स में। 5 point कैलकुलेट करके कुछ नहीं मिलने वाला। यस 4 point something sir. नहीं, गिव मी एन एग्जैक्ट आंसर। 5.71 5 5 35 70 140 5.71 तो -5.7 सेंटीमीटर पे हमको इसकी इमेज पोजीशन मिल रही है। लेकिन एक और कंसिडरेशन भी है इस क्वेश्चन में कि हाइट के हिसाब से कितना नीचे आएगा। तो चलो ये पोजीशन मान लेते हैं कि 5 या 5.7 की हमको मिल गई। यहाँ ये 5.7 की पोजीशन हमको मिल गई, लेट्स से ये भी मिला। लेकिन क्या इमेज यहाँ मिलेगी? नहीं, इमेज हमको तो नीचे मिलने वाली है, यहाँ मिलने वाली है। yes ये इमेज होगी। तो हमको ये भी तो निकालना पड़ेगा कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है। तो उसके लिए मैं देखूंगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, और फिर मैं फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इस्तेमाल करूंगा। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस में v/u। सोचो बेटा, yes याद करो मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला था। Yes sir. अब हाइट ऑफ इमेज तो हमें पता नहीं है, इनफैक्ट वो निकालना है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है 1 सेंटीमीटर। ये 1, ठीक है ना। माइनस में इमेज का डिस्टेंस कितना आया? 5.7 -5.7 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -40। करेक्ट। yes sir यहाँ साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। जो चीज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो चीज नेगेटिव है उसे बराबर नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज हमें मिल रही है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, -5.7 डिवाइडेड बाय 40। बताइए डिवाइड करके क्या आता है? 0.14 0.14 सेंटीमीटर। अब इससे फौरन समझ में आया कि ये डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। yes sir इसकी अगर मैं एक ट्रेसिंग आपके सामने रखूं, ट्रेसिंग कि कहां बनेगी, तो हम इसका क्लेम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि यहां कहीं ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, तो हो सकता है इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज हमको यहाँ कहीं मिले आए। और ऑब्वियस बात है कि हम इस ऑब्जेक्ट के लिए हम ये क्लेम करेंगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट है, जबकि इमेज के लिए हमारा क्लेम होगा वर्चुअल। ठीक है ना, Inverted. वर्चुअल भी है, इन्वर्टेड भी है और डिमिनिश्ड। Diminished. तो कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से किया गया, समझने की कोशिश करें अच्छे से। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। एक बार सुन के ये नहीं होगा, ऑप्टिक्स की खासियत है, याद रखो, एक बार सुन के नहीं होगा, आपको ऑप्टिक्स में जरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। A person looks into a spherical mirror. Now it is not suggested कि ये spherical mirror कैसा है, रियल है क्या इन्वर्टर, सॉरी कॉन्केव है क्या कॉन्वेक्स है, कुछ नहीं बोला। तो ये एक डाउटफुल वाली बात हो गई कि कैसा स्फेरिकल मिरर है। चलिए, the size of the image of his face is twice the actual size of his face. तो इमेज जो है उसके ऑब्जेक्ट के मुकाबले में डबल उसको मिल रही है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो हो रहा है वो डबल हुआ। अब यहां मैं थोड़ा सोचता हूं कि कोई आदमी अगर मिरर में अपना चेहरा देखेगा तो रियल ऑब्जेक्ट है वो, आदमी को तो मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। yes sir Yes sir. वर्चुअली तो नहीं देखेगा मिरर के पीछे जाके। अगर सामने खड़े होके रियल ऑब्जेक्ट रहते हुए अगर उसको मैग्निफिकेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता। Yes sir. अब आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो? देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के जो केसेस हमने कवर किए थे उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर
शायद इधर बनाया था मैंने। फर्स्ट केस। कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, बराबर। रियल ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। यस सर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन हमको मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, इसका 100% मतलब ये है कि ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है। ये कैसा मिरर है? कॉन्केव। कॉन्केव मिरर। एक फैक्ट क्लियर हो गया, कॉन्केव मिरर है ये। इफ द फेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको नोट कर लूं कि मिरर के बारे में हमको कंफर्मेशन मिला कि ये कैसा मिरर है। कॉन्केव। अब फेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर मतलब यू का वैल्यू बताया है -20 सेंटीमीटर। अब आप सोचे मैंने माइनस क्यों लिया? सामने। हाँ, मिरर के सामने चेहरा है तो मिरर के पोल से डिस्टेंस में मेजर करूंगा, इट विल गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। चेहरे पे से लाइट ऐसे आएगी तो अगेंस्ट द डायरेक्शन, अपोजिट, तो -20। फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। नेचर तो मैंने पता कर लिया भाई, नेचर कैसा है? कॉन्केव। कॉन्केव। नेचर का आंसर तो भाई क्लियर हो गया, कॉन्केव। अब हमें पता करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर which can be easily obtained by identifying the focal length. अब मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करो। इस केस को देखो, एक कॉन्केव मिरर का केस है। रियल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन ऐसे इन्वर्टेड भी हो सकता है। यस। उसने खाली मैग्निफिकेशन बोला, उसने ये नहीं बोला चेहरे को इन्वर्टेड देखा क्या रियल देखा, सॉरी इरेक्ट देखा, वो नहीं बोला उसने। और दूसरा जो मैग्निफिकेशन हो सकता है वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। यस। अब चलो, एक बात तो तय है कि उसने हमको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दे दिया। चलो ये तो कंफर्म है 20 सेंटीमीटर, तो काफी है, इससे निकाल देते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय हमारी गाड़ी यहाँ फंस रही है, हमारे पास f भी नहीं है और v भी नहीं है। यस। तो हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v बाय u का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यस। अब ध्यान से देखें तो हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है ना? यस। माइनस में v बाई यू, तो HO फैक्टर कट गया, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू -2 टाइम्स ऑफ u, माइनस भूलना नहीं है। Yes. अब इसको उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, और इनफैक्ट u का वैल्यू भी हमें पता है। u का वैल्यू कितना है? 20। तो कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू -2 इंटू -20, यानी कि v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब v 40 आने का क्या मतलब है? +40 आने का क्या मतलब है? वर्चुअल। पीछे पॉजिटिव इंफिनिटी। वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और इरेक्ट बनेगा। पीछे बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, दिमाग में लाओ, इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, इसकी प्रैक्टिस। देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा, तो इमेज ऐसी ऊपर ही बनेगी। ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो उसकी इमेज हो सकता है यहाँ बने, इरेक्ट बने। यस। ठीक है ना? अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस वैल्यू निकालनी है f की। तो हम ये v का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट अप कर लेते हैं। दैट गोज 40 इज इक्वल टू u जैसे कि बताया है -20 इंटू फोकल लेंथ f डिवाइडेड बाय ये -20 माइनस ये f। मल्टीप्लीकेशन करें, कैलकुलेशन करें, बात खत्म करें। कितना हो गया ये? -80 -40f इज इक्वल टू -20 -20। ये उधर गया या इसको उधर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 20f -40f इज इक्वल टू
80 minus 20F is equal to 80. F is Sir, equal minus 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। Yes, sir. अब तुम एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे F का वैल्यू खुद से नेगेटिव आ गया। सर माइनस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो किया, साइन कन्वेंशन की वैल्यूज को मैंने फॉलो किया। जिसे जहां पॉजिटिव रखना था मैंने पॉजिटिव रखा, जिसे जहां नेगेटिव रखना था मैंने नेगेटिव रखा, तो ये खुद से नेगेटिव आ गया। सर माइनस 4 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, माइनस, यस 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 यस, कुछ गलती हुई। हाँ यहाँ गलती हुई बेटा, कैलकुलेशन में गलती हुई। 80 नहीं होगा ना, 800 होगा ना। यस Yes, sir. आंसर बराबर है। हाँ, आई वॉज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आंसर ऑफ फोकल लेंथ जो है वो खुद से नेगेटिव आ गया। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने अलग से उसको माइनस करने के चक्कर में नहीं गया। मैं सिर्फ ईमानदारी से एक काम अपना करता गया कि जहां जो वैल्यू पॉजिटिव है उसे मैंने पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट किया, और जहां जो वैल्यू नेगेटिव है मैंने उसे नेगेटिव लिया। अब इसका माइनस आना एक और बात कंफर्म कर रहा है, सोचो तो। Concave है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये कंफर्म हो रही है बात। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. अब आओ थोड़ा इस पर बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से करेंगे अभी आप। इसे मैं मतलब तुम लोगों की इंटेलिजेंस पर छोड़ देता हूँ, डिस्कस जरूर करूंगा मैं, पर थोड़ा सा जल्दी करो। अब इसने देखो क्या बताया कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ बाकायदा नाम से दे दिया इसने, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, मतलब एफ का वैल्यू मुझे जब भी सब्स्टिट्यूट करना है मैं -30 सब्स्टिट्यूट करूंगा। Yes. Find the position of the object in front of the mirror so that image is 3 times the size of object, यानी कि height of image is equal to 3 times of height of object. yes sir. This is the case. ठीक, अब ऐसा करने के लिए हमें पता करना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है। अब बेटा ऐसा 2 बार होगा, अगर तुम इस बात को सीरियसली लो ना तो 2 बार ऐसा हो सकता है। पहली बार उस वक्त होगा, ये डायग्राम से सोचो, जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के बाद रखता हूं, यहां ऑब्जेक्ट को रखता हूं, इनफैक्ट 2F से भी आ गया, यहां रखता हूं, नहीं 12 से F से आगे और 2F से पहले यहां रखता हूं, तो इमेज यहां मिलेगी। यस ठीक है, यहां अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा ना तो मुझे इमेज यहां मिलेगी। सोचिए, तो ये हो सकता है कि 3 गुना मैग्नीफाई हो जाए, हो यस सकता है ना ये। और दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट को जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, यहां कहीं। हो सकता है मुझे इमेज यहां मिले, यहां ऑब्जेक्ट और यहां इमेज। देखो ये पर्पल लाइन से समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये इमेज चल रही है। यस तो ऐसा 2 बार हो सकता है। पहली बार जब हुआ तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। दूसरी बार हुआ तो रियल ऑब्जेक्ट, virtual image वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड और इरेक्ट, erected ऐसा हो सकता है। अब ऐसा होने के 2 पॉसिबिलिटीज है ना। अगर U का आंसर, सॉरी V का आंसर नेगेटिव आ गया, कॉनकेव, मिरर तो कॉनकेव ही है, वो नहीं सवाल। अगर V का आंसर नेगेटिव आया तो Real. मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्टेड मैग्नीफाइड रियल है। और अगर V का आंसर पॉजिटिव आया पीछे, erect virtual तो ये इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड है। समझो बात को। Yes, sir. तो मैं इसे यहां कैसे साबित करूंगा? अब सोच के देखो, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू -V/U। तो इसका पहला केस मैं ये मानूंगा, इफ इमेज इज रियल, V इज नेगेटिव। Yes, sir. फील करो बेटा क्या लिख रहा हूं मैं। yes sir. और इस बिना पे अगर मैंने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, ठीक है ना,
तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा, HI की जगह मैं लिख दूंगा 3HO डिवाइड बाय HO इज इक्वल टू माइनस में V के लिए भी मुझे माइनस लगाना है और U के लिए भी माइनस लगाना है। U तो माइनस ही है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखा गया है। Yes. Yes. अब ये माइनस माइनस कट गया, ये नेगेटिव आंसर आया, ये HO HO कट गया, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? V V is equal इक्वल टू to Minus 3U. माइनस में 3U. 3U। हाँ। इसमें और गलती हो रही है, ध्यान से सोचो। इस सिचुएशन में अगर मैं इमेज को रियल मानता हूं तो इमेज बनती कहां है? नीचे की तरफ। Yes. Yes. HI भी नेगेटिव होगा ना, Yes. HI भी तो नेगेटिव होगा, मतलब ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए माइनस। Yes. अब ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया और ये भी माइनस कटेगा, तो V इज इक्वल टू 3U की सिचुएशन आ जाएगी। Yes. अब आप बोलने लगेंगे सर अभी अभी तो बोला तुमने V नेगेटिव आना चाहिए। बेटा V नेगेटिव ही आएगा, सोचो U का वैल्यू क्या है? Minus. Yes, sir. नहीं नहीं, V U का वैल्यू तो नेगेटिव है जो पुटअप मैं करूंगा। Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं। अब लगाते हैं V इज इक्वल टू UF माइनस सॉरी डिवाइड बाय U माइनस F। V कितना? 3U. हाँ, V मुझे लेना चाहिए 3U इज इक्वल टू UF डिवाइडेड बाय U माइनस F। करेक्ट? Yes, sir. Yes. ये U काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करो। 3U माइनस 3F इज इक्वल टू F। 3U इज इक्वल टू 4F. 3U इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 30, Yes. तो U इज इक्वल टू Minus 40. माइनस 40 सेंटीमीटर। सही बात है। तो ध्यान से देखो, रियल इमेज और इन्वर्टेड बनाने के लिए तुमको ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ा? Sun. देखो इस पोजीशन पे। Beyond F. हाँ, F हमारा 30 था और हमारा U का पोजीशन 40 आ गया। Yes, sir. Yes. नहीं समझे आप? F कितना है करंट क्वेश्चन में? Minus. 30. 30। ठीक है, वो माइनस बात की बात है, 30 है। और U कितना आया? 40. 40. 40। तो बियॉन्ड F रखोगे तो इमेज इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और रियल मिल सकती है। अब सेकंड केस की बात सोचो, सेकंड कंडीशन पे थोड़ा सा चर्चा करो। अगली बार भी हमको मैग्नीफाइड वैल्यूज मिल सकती हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? इमेज रियल नहीं होगी, इमेज कैसी होगी? Virtual. यस। तो V का वैल्यू कैसा होगा? Positive. पॉजिटिव। और अगर इमेज वर्चुअल बनती है, मैं फिर दोहरा दूं, देखो फिर दोहरा दूं, मैं इमेज अगर वर्चुअल बनती है तो वो इरेक्ट बनती है। Yes. हाँ, अब काम करो, ऐसे लिखना पड़ेगा 3HO डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू माइनस में V बाई U। Yes. ये माइनस, Minus. U सोचो जरा। Yes, sir. हाँ, ये माइनस माइनस कट गया। अच्छा, यहां मैंने माइनस नहीं लगाया, सोचो क्यों नहीं लगाया माइनस? पीछे इरेक्ट बन बनी के है, इरेक्ट ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है इमेज, Yes, sir. पॉजिटिव। HO HO कट गया, तो यहां से मुझे V का क्या आंसर मिला? -3U. Three U. सही मायनों में तो माइनस आ जाएगा, Yes. क्योंकि हम यहाँ इस पे माइनस इतनी जल्दी नहीं लगाते हैं, इस पे माइनस नहीं लगाएंगे अभी, सब्स्टिट्यूशन में माइनस लगा देंगे। देखो हमारा V पॉजिटिव है कि नहीं?
Yes. अब u का वैल्यू अगर तुमने नेगेटिव पुटअप किया तो वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, Yes, sir. और यहाँ हमारा v नेगेटिव है कि नहीं? Hmm. तो u का वैल्यू अगर तुमने नेगेटिव पुटअप किया, जो कि नेगेटिव ही होगा, मिरर के सामने मतलब नेगेटिव होगा, तो v खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, अब आगे काम करते हैं, फर्दर कैलकुलेशन। फॉर्मूला वही पुराना, v इज इक्वल टू UF by डिवाइडेड 1. बाय u माइनस f। अब क्या करोगे, यहाँ पे पुटअप करोगे -3u इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। ये u और ये u तुमने काट दिया, कैलकुलेशन करो पूरा। -3u प्लस f इज इक्वल टू f, सॉरी प्लस 3f इज इक्वल टू f। क्या हुआ? 3U is माइनस equal 3u इज इक्वल टू minus 2F. माइनस 2f, बराबर। Yes, sir. Yes. Yes, माइनस sir. माइनस चला गया, 3 इंटू u इज इक्वल टू 2 इंटू -30. -30, तो u इज इक्वल टू -20. -20 सेंटीमीटर। आप सोचो कि ये आपका मिरर है, समझने की कोशिश करो, देखो कितना खूबसूरती से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। ये फोकस, और फोकस कहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? 30 पर. Yes, 30 sir. सेंटीमीटर में। पहली बार जो तुम ऑब्जेक्ट रख रहे हो यहां रख रहे हो। अगर तुमने इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा पोजीशन 1, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग इमेज तुमको मिल रही है वो 3 टाइम्स ऑफ यू पे मिल रही है। 40 के हिसाब से अगर तुम निकालोगे ना इसकी इमेज पोजीशन निकालोगे तो यहां कहीं मिल रही है इमेज 1। Yes. अगली बार जो तुम ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो यहां कहीं रख रहे हो, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग इमेज तुमको मिल रही है पीछे. वो पीछे की तरफ मिल रही है, और ऐसा इमेज आएगा। अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना है? 20. 20, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 40. 40. और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 120। 3u, v इज इक्वल टू 3u ना। Yes. वो नहीं भी Yes, निकाले तो भी समझ में आया आपने को। ये पोजीशन के लिए इमेज यहाँ है, और ये वाली पोजीशन के लिए इमेज यहाँ है, और ये दोनों के दोनों 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। Hmm. समझो क्वेश्चन की जो क्या कहेंगे उसकी कंसेप्ट है ना, उसको समझो जरा कैसे निकाला जाए। मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, कोई भागम भाग नहीं कर रहा हूँ, आराम से। क्योंकि आप जब पढ़ते बैठोगे इसको, आप पढ़ाई करोगे ना इसकी, और थोड़ा उसको ग्रास्प करोगे तो फिर जल्दी कर लोगे। मैं अगर अपने लेवल पे इसको कैलकुलेट करते बैठूं तो हो सकता है 1 मिनट में मैं निपटा दूं मामला, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पता है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ इमेज बन रही है। अब आप सीख रहे हो पहली बार, हो सकता है ये भी आपको टफ जा रहा होगा, स्लो लग रहा होगा, बोर लग रहा होगा, बट दिस इज हाउ द सब्जेक्ट इज। ऐसे ही उसको ट्रीट करना चाहिए। गड़बड़ करके आंसर निकाल के ये लो आंसर, इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। इसके आगे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी। आई हैव गिवन यू अराउंड 38 क्वेश्चंस, तो 2 से 3 और लेक्चर हमें लगेंगे। इस तरीके के और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।